आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरपीएफ के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स के बारे में कि क्या कुछ इनिशिएटिव क्या कुछ ऑपरेशन आरपीएफ के द्वारा अभी फिलहाल चलाए जा रहे हैं और क्या कुछ चलाए जा चुके हैं। उस सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से एक सवाल आपके आगामी एग्जाम के लिए श्योर है, एक सवाल आपको पूछा ही पूछा जाएगा। तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ऑपरेशंस हैं जो आरपीएफ के द्वारा अभी इंडियन रेलवेज थ्रू आउट द इंडिया चलाया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको ऑपरेशन का नाम और एक पिक्चर दिखेगा जिससे कि आप विजुअलाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको उसकी विजुअलाइजेशन का भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको वो ट्रिक से याद रहे। तो जो सबसे पहला इनिशिएटिव है वो है रेल सुरक्षा। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रेलवे में जो यात्री चल रहा है उससे सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन detection of crime against railway property, including booked consignment, effort to reduce any leakage of railway revenue। तो रेलवे में क्या है, उसका रेलवे प्रॉपर्टी का, चाहे वो बुक्ड कंसाइनमेंट हो या फिर किसी भी प्रकार की रेलवे प्रॉपर्टी है, उसकी चोरी या उसकी क्षति को रोकना। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, उसको रोकने से होगा रिड्यूस लीकेज ऑफ रेलवे रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू जो है रेल का उस लीकेज में जो है कमी आएगी। तो ये था पहला इनिशिएटिव जो रेल सुरक्षा के नाम से। दूसरा देखते हैं। अगला इनिशिएटिव है यात्री सुरक्षा, मतलब यहाँ पर आपको पैसेंजर रिलेटेड सुरक्षा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ पैसेंजर क्राइम, इमरजेंसी रिस्पांस अंडर 139 जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया है रेलवे के लिए, और रेल मदद पे, मतलब रेल मदद जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 182 138 इन सबको सबको मर्ज करके अब जो है रेल मदद हेल्पलाइन नंबर कितना है? 139। तो इसमें इमरजेंसी रिस्पांस जो भी पैसेंजर संबंधी आता है उन सब चीजों के लिए यात्री सुरक्षा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलते हैं अगले ऑपरेशन पे। अगला है महिला सुरक्षा, मतलब महिलाओं से संबंधित क्या कुछ है। तो महिलाओं से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। ऑल इनिशिएटिव टारगेटेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इंक्लूडिंग मेरी सहेली, मातंगिनी एंड अदर स्क्वाड्स, स्पेशल लेडीज स्क्वाड इन लेडीज कोचेज, ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रेवल इन लेडीज कोचेज अमॉन्ग अदर्स। मतलब एक महिला सुरक्षा क्या है, एक बड़ा वर्ड है। इसमें महिलाओं से संबंधित सारी चीजों को मानिए तो कवर हो गया। तो इस लेकर के रेल में महिलाओं से संबंधित जो भी इनिशिएटिव है उन सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलते हैं अगले पर। अगला है सेवा। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्ति है और उनको दिव्यांग कोच में चढ़ने में सहायता की जा रही है। तो ये भी इनिशिएटिव शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा कि ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टेंस टू पैसेंजर्स, एल्डरली, वुमेन, दिव्यांगजन, सिक, इंजोर्ड, इन्फेंट ईटीसी। मतलब किसी भी प्रकार से पैसेंजर को अगर कोई दिक्कत हो रही है, चाहे वो दिव्यांग है, औरत है, बीमार है, चोटिल है, घायल है, बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी हो, उसको असिस्टेंस करना। तो ये क्या है? एक सेवा है, सर्विस है। तो सेवा मतलब हम क्या करते हैं, किसी के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनका अच्छा हो। तो आप यहाँ पर क्या इस पिक्चर से और इस नाम से सेवा से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आपको दिख रहा है सतर्क। सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए तिरुचिरापल्ली डिवीजन में ऑपरेशन सतर्क कराया गया था। इसमें जो 21 नंबर ऑफ लीकर बोतल किया गया। तो हमेशा ये कहा जाता है, घर वाले क्या कहते हैं, आप हमेशा सतर्क रहिए कि आपको बुरी चीजों की लत न लग जाए। तो किन चीजों के लिए इनिशिएटिव है? ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लीकर, फेंसाड्रिल, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स, unaccounted gold, cash, precious items and any other items for the purpose of tax evasion, smuggling, recovery of arms, ammunition, explosive, etc। सतर्क रहना है हर चीज में। किसकी चीजों में? तो एक तो बुरी लत से सतर्क रहना है, दूसरा आपको इलीगल कैश है, सोना मिल जाता है जो अनक्लेम्ड है, या फिर टैक्स चोरी का कुछ पैसा मिल जाता है,
या फिर कोई आर्म्स एमुनिशन का स्मगलिंग हो रहा है या एक्सप्लोसिव कोई लेके जा रहा है, इन सब चीजों में आपको सतर्क हो जाना है ड्यूटी के दौरान, और वही है ऑपरेशन सतर्क। चलते हैं आगे। अगला देखिए नार्कोस, इसके नाम में ही है, नारकोटिक का शॉर्टकट है नार्कोस। तो स्पेशली ये नार्कोस चलाया गया एक्शन अगेंस्ट नारकोटिक स्मगलिंग, जो नारकोटिक ड्रग्स है एनडीपीएस एक्ट के तहत, गांजा हुआ, इन सब चीजों को अगर लेकर के कोई जाता है तो एक्शन अगेंस्ट नारकोटिक स्मगलिंग, दैट इज ऑपरेशन नार्कोस, या इनिशिएटिव क्या है, ये नार्कोस इनिशिएटिव है। चलते हैं आगे। अगला है मातृशक्ति। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आरपीएफ की एक लेडी कांस्टेबल, उसके हाथ में एक बच्चा है, इधर एक डॉक्टर है, दैट मीन्स मातृशक्ति, सबसे बड़ी जो शक्ति है माँ की वो है टू बॉर्न अ बेबी। तो ये मातृशक्ति वही है, ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन पैसेंजर इन चाइल्ड बर्थ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी रेल में सफर कर रही है और अगर ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनका अगर चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तो उनको इनिशिएटिव करना आरपीएफ इनिशिएटिव करती है, और उस इनिशिएटिव का नाम है मातृशक्ति। चलते हैं अगले। अगला जो इनिशिएटिव है उपलब्ध। तो आप देख सकते हैं उपलब्ध मतलब किसी भी प्रकार का जो है वैकेंसी है, रिजर्वेशन है, उन सब चीजों से। तो यहाँ देखिए ये ड्राइव क्या है, ऑब्जेक्टिव है अगेंस्ट टाउट, और स्पेशली टाउट के लिए भी इनिशिएटिव चलाया गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर यहाँ उपलब्ध जो इनिशिएटिव है वो किसके लिए है, एक्शन अगेंस्ट टाउट, एक्शन अगेंस्ट टॉवेल स्प्रेडर, जैसे जनरल कोच में टॉवेल स्प्रेड किया जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि ये टॉवेल स्प्रेडर पर कौन सा सेक्शन रेलवे एक्ट का अप्लाई होता है। एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एंट्री ऑफ इन रिजर्वेशन को रिजर्व कोचेज, अगर कोई रिजर्वेशन बॉगी में अनऑथराइज्ड एंट्री करता है तो टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन इन ट्रेन्स टू बोनाफाइड पैसेंजर। तो बोनाफाइड पैसेंजर के लिए अवेलेबिलिटी को देखना भी कि क्या उपलब्धता है उसके बारे में भी। तो ये हो गया इनिशिएटिव उपलब्ध। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव समय पालन। समय पालन आप समझ सकते हैं कि रेल चलता ही पंचुअलिटी पे है, तो ये समय पालन है, ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्विंग अलार्म चेन पुलिंग, जो एसीपी करता है या एचपीडी करता है, हाउस पाइप डिटेक्शन, बीपीओ करता है इन ट्रेन, मेंटेन ऑफ पंचुअलिटी इन रनिंग ट्रेन। समय पालन मतलब पंचुअलिटी को ही करने के लिए एसीपी एचपीडी वालों को, बीपीओ वालों को कैच करना। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव है जन जागरण। जन जागरण दैट मीन्स अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जितने भी अवेयरनेस आरपीएफ करती है वो उसका इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव जन जागरण। चलते आगे। अगला देखिए संरक्षा, सेफ्टी नॉट सिक्योरिटी, वर्ड है संरक्षा। संरक्षा सेफ्टी को डिफाइन करता है। सेफ्टी क्या, कभी देखिएगा स्टोन पेल्टिंग हो जाता है, कुछ लोग गैस सिलेंडर वगैरह स्टोव्स वगैरह लेके सफर करते हैं, तो उसके लिए है संरक्षा। एक्शन अगेंस्ट स्टोन पेल्टिंग, एक्शन टू इनहैंस सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, ड्राइव अगेंस्ट कैरेज ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल, एक्शन अगेंस्ट स्मोकर, एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर placing foreign materials in railway track, या providing timely information, taking action against unsafe working। बहुत सारे इनिशिएटिव मतलब जो सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी मतलब क्या हुआ, किसी दुर्घटना को रोकने के लिए किया जाने वाला इनिशिएटिव सेफ्टी कहलाता है। तो यहाँ सेफ्टी के तहत देखा गया स्टोन पेल्टिंग को, इनफ्लेमेबल मटेरियल अगर कोई ले जा रहा है वो, उसके बाद कोई स्मोकर है मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर कोई रेलवे में कोई भी बाहर का मटेरियल जो है ट्रैक पर रख देता है, जैसे कि ड्रिलमेंट की संभावना है, तो ये इनिशिएटिव संरक्षा के अंतर्गत कवर किया गया है। चलते हैं आगे। अगला देखिए ये आहट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सिक्योरिटी सर्कुलर 3 भी इस बार निकला 2022 में, ऑपरेशन आहट। आहट में ही इसका पूरा चीज लिखा हुआ है। एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ए मतलब एक्शन, ए अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू ऑफ विक्टिम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ट्रैफिकर्स, एप्रीहेंशन ऑफ ट्रैफिकर्स। तो ऑपरेशन आहट है इज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बहुत ही ऑल इंडिया लेवल पर इसे शुरू किया गया है रेलवे का ऑपरेशन आहट, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो ऑपरेशन आहत के फुल डिटेल में क्या कुछ आरपीएफ को करना चाहिए, क्या कुछ इनिशिएटिव उसे लेना चाहिए, इनके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उसके लिए इंतजार करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला एक इनिशिएटिव है ऑपरेशन व्यवस्था।
व्यवस्था कब करते हैं? बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या किसी प्रकार के बंदी हो गया या किसी प्रकार से मान लीजिए कि हड़ताल हो गया, तो उस जगहों पर व्यवस्था क्या होता है, उथल पुथल हो जाती है, तो हम व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर इनिशिएटिव क्या है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्राउड बंदोबस्त, कुंभ अदर मेला डिप्लॉयमेंट, हैंडल द रश ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट ड्राइव, डेवलपमेंट फॉर रेल रोको, एजिटेशन। तो जिस भी जगह पर की बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना है रेलवे एरिया में, उस समय जो इनिशिएटिव चला रहे हैं हम लोग, उसका नाम है इनिशिएटिव व्यवस्था। चलते हैं अगले इनिशिएटिव। अगला इनिशिएटिव जनादेश। जनादेश कब निकलता है? बहुत सुंदर, सभी लोग जान रहे होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है बहुत सारे मैनिफेस्टो दिए जाते हैं, दैट इज जनादेश। तो जनादेश यही है, डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। जो आरपीएफ इलेक्शन के दौरान डिप्लॉयमेंट होता है, वहां पर जो इनिशिएटिव है उसको कहते हैं जनादेश। यहाँ पे देखिए एक आरपीएफ का अपना जवान है जो कि एक वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध पुरुष को वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मतदान दे करके बाहर आने में। तो ये है डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन जो करते हैं, दैट इज इनिशिएटिव जनादेश। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव भूमि। भूमि मतलब रेलवे का लैंड, और लैंड क्या होता है, इनक्रोच होता है, मतलब बहुत सारे अवैध बस्तियां बस जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेल है और यहाँ पर अवैध बस्ती है इसके आसपास, तो ये भूमि मतलब रेल की भूमि का जो इनक्रोचमेंट है। ड्राइव फॉर रिमूवल ऑफ इनक्रोचमेंट फ्रॉम रेलवे लैंड, ड्राइव टू सिक्योर रेलवे लैंड फ्रॉम फ्यूचर इनक्रोचमेंट्स, इट इज, इसके लिए चलाया गया है इनिशिएटिव भूमि। मतलब जिसकी जुरिडिक्शन में रेलवे की जो भूमि है उससे संबंधित चीजों को देखते हुए यह देखा गया है कि या तो इनक्रोचमेंट को हटाया जाए या फिर इनक्रोचमेंट होने से फ्यूचर में बचाया जाए। तो ऑपरेशन या इनिशिएटिव भूमि के तहत यह कार्य किया जा रहा है। चलते हैं आगे। अगला जो इनिशिएटिव है सहयोग, मतलब साथ देना। तो आरपीएफ क्या है? आरपीएफ इज एन असिस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे की यह एक सहायक एजेंसी है, तो यह सहयोग करती है। आप देख रहे हैं टीटी को, तो यहाँ टीटी को सहयोग करेगी। किस चीजों में करेगा? असिस्टेंस टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, टिकट चेकिंग ड्राइव, ड्राइव फॉर क्लीननेस, ड्राइव टू इन्फोर्स कोविड प्रोटोकॉल, ईटीसी। मतलब किसी भी तरीके का जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कोई इनिशिएटिव चलाता है, उस इनिशिएटिव में आरपीएफ अपना जो सहयोग देता है या अपना जो असिस्टेंस देता है, दैट इज इनिशिएटिव सहयोग या इनिशिएटिव असिस्टेंस कहिए इसे। चलते हैं आगे। अगला देखिए दूसरा। दूसरा जो वर्ड है इसी में इसका इनिशिएटिव का छुपा हुआ है। क्या है? दूसरा का फुल फॉर्म हो गया ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज्ड सेलर इन रेलवे एरिया। ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज्ड सेलर इन रेलवे एरिया। तो जो हॉकर्स जो है या वेंडर्स हैं जो रेलवे प्रीमाइसेस में जिन्हें अवैध रूप से जो सामान की सेलिंग करते हैं, उनके लिए जो इनिशिएटिव चला है उस इनिशिएटिव का नाम है इनिशिएटिव दूसरा। चलते हैं आगे। अगला जो इनिशिएटिव है देखिए विलेप। विलेप 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 में भी इसमें ही छुपा हुआ है इसका नाम। WI हो गया वाइल्ड लाइफ। देखिए WIL वाइल्ड लाइफ हो गया। EP इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल बॉडी पार्ट्स, फ्लोरा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक फॉरेस्ट वुड, सैंडलवुड, ETC। तो ये हो गया विलेप। विलेप मतलब वाइल्ड लाइफ से संबंधित, जैसे कोई कछुआ है, टर्टल है, या फिर कोई तितली ले जाता है, कोई बहुत सारे फूल ले जाता है, या बहुत सारे पौधे ले जाता है, या फिर कोई चंदन ले जाता है, या कोई और भी लकड़ियां हैं, उन सब चीजों को लेकर अगर रेल से जाता है, तो उसके लिए जो इनिशिएटिव चला है उसको रिकवरी करने का, उस पर प्रोसिक्यूशन के लिए, तो वो इनिशिएटिव का नाम आरपीएफ ने रखा है विलेप। विलेप। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव देखिए रेल प्रहरी। तो रेल प्रहरी तो दो है, आरपीएफ है और जीआरपी है, दोनों रेल में प्रहरी का काम करती है। तो ये रेल प्रहरी इनिशिएटिव उसी के लिए है। असिस्टेंस टू पुलिस एंड अदर LEA। LEAs क्या है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स फाउंड इन रेलवे प्रीमिसेस, ट्रेन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम लाइक किडनैपिंग, मर्डर, रेप, हाउस ब्रेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, डकैती, रॉबरी कमिटेड आउटसाइड रेलवे एरिया। मतलब आउटसाइड रेलवे एरिया में कोई ऐसा हीनियस क्राइम हुआ है और उसके बाद जो है वो आकर के कहीं रेलवे एरिया में फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, सस्पेक्ट लगता है, उसको फिर एप्रीहेंड करके पुलिस को असिस्ट करना और अदर कोई लीगल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है
उसको उसको मदद करना, इसके तहत कौन सी इनिशिएटिव है आरपीएफ की, उसका नाम है रेल प्रहरी। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव देखिए साथी, मतलब फ्रेंड। फ्रेंड मतलब आरपीएफ आरपीएफ का फ्रेंड है नहीं, वो आरपीएफ एक परिवार है। आरपीएफ फ्रेंड कहाँ बनाएगा, जो बाहर के आउटसाइडर हैं उनके साथ बनाएगा, आउटब्रेक करेगा, उनके साथ लाइजनिंग करेगा। ये है ऑपरेशन या इनिशिएटिव साथी। क्या है, कम्युनिटी आउटरीच या सिविक एक्शन बाय आरपीएफ, दैट इज इनिशिएटिव साथी। चलते हैं आगे। अगला इनिशिएटिव है ऑपरेशन डिग्निटी। ऑपरेशन डिग्निटी आपको लग रहा होगा कि महिलाओं से संबंधित है, ऑब्वियसली इसमें महिलाएं भी कवर होती है, लेकिन ये डिग्निटी क्या है, रेस्क्यू ऑफ एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बहुत सारे एडल्ट्स हैं जो घर से या तो मिसिंग हो जाते हैं, या फिर घर से वो अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो चले जाते हैं, चाहे वो लेडी हो, वुमेन हो, या फिर मेन हो, कोई भी हो, उनको रेस्क्यू करना रेलवे प्लेटफॉर्म एरिया में या रेलवे प्रेमाइसेस एरिया में, किसके तहत, इनिशिएटिव डिग्निटी के तहत जो है ये किया जाता है। जैसे कि आपको पलक्कड़ डिवीजन का यहाँ पर 2 काम भी दिख रहा है, गुड वर्क डन, जिसमें कि मिसिंग हुआ था एक लड़का, और उसको रेस्क्यू किया गया है। फिर जो है एक एडल्ट जो है वो लेफ्ट होम 1 महीने से छोड़ दिए थे डिप्रेशन के कारण, तो उनको भी सिक्योरली हैंड ओवर किया गया। तो ये था ऑपरेशन डिग्निटी। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो अभी इनिशिएटिव या ऑपरेशन कहिए, ये अभी आरपीएफ के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें कि ये अभी आप अगर किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसमें इन चीजों की महत्ता बढ़ गई है। अब हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो आरपीएफ के द्वारा लिए गए थे और उसमें बहुत ही अपार सफलता मिली है। तो हो सकता है कि सवाल वहां से भी बच जाए, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो कुछ पुराने इनिशिएटिव्स में देखते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति किससे है, सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स के तहत ये चलाया गया था। 2018 के में ये चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति। चलते हैं आगे। मेरी सहेली, बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा काम हुआ इसमें, टू प्रोवाइड बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन्स। ये एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया था, मेरी सहेली। आगे ऑपरेशन खुशी, बहुत पहले चला था, खुशियों की रेल। ये इनिशिएटिव था चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर के चिल्ड्रन को के लिए चला था ऑपरेशन खुशी। जैसा कि आप देखेंगे कि माइग्रेंट वर्कर कोविड-19 के दौरान जो है रेल में बहुत ज्यादा गए, उनको फ्री में रेल ने एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी किया, तो वहां बच्चों को खाने के लिए, उनके लिए खुशी के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन खुशी इनिशिएटिव। अगला है नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है आरपीएफ का, और अभी भी इस पर काम होता है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन थ्रू देयर इनिशिएटिव, मतलब एक्सप्लॉइटेशन से जो है बच्चे को बचाना। जैसे कि कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर वो रेलवे एरिया में देखा जाता है तो आरपीएफ उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती है ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो, उसका किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, इन सब चीजों को लेकर के, दैट इज कॉल्ड नन्हे फरिश्ते। चलते हैं आगे। अगला मिशन अमानत, जो कि अभी बहुत तेजी से चल रहा है, कि अगर किसी पैसेंजर का लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है कोई चीजें, या कोई चीजें छूट जाता है ट्रेन में, तो उसे गेट बैक करना, पैसेंजर को गेट बैक करना, उसका लॉस्ट, खोया खोया पाया, अमानत मतलब क्या, खोया पाया करके उसे मिशन अमानत के तौर पर उस इनिशिएटिव या ऑपरेशन कहिए, मिशन कहिए, इसके तहत उन्हें लौटाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला ऑपरेशन थ्रस्ट बहुत ही यूनिक रहा, डीजी अरुण कुमार सर के साथ के रीजन में आया था, जब अनऑथराइज पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर अगर कोई सेल हो रहा था स्टेशन प्रीमाइसेस में, जिसकी की लीगल अथॉरिटी नहीं थी वहां पर बेचने की, उसके लिए चलाया गया ऑपरेशन थ्रस्ट, मतलब प्यास पानी से। ऑपरेशन थंडर चलाया गया किसके लिए, टाउटिंग के लिए, जो टिकट टाउट है, अवैध टिकट की खरीद बिक्री के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। और उससे पहले ऑपरेशन आंधी चलाया गया था एक बार। ऑपरेशन आंधी के तहत भी जो है टिकट टाउट्स को बहुत पकड़ा गया था। 2016 के आसपास का ये इनिशिएटिव ऑपरेशन आंधी कुछ कुछ रेलों में चला था, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहा था। लेकिन ऑपरेशन थंडर तो पूरे भारत में चला था, और डीजी श्री अरुण कुमार सर ने इसको चलाया था। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये काम किया था। चलते हैं आगे। ऑपरेशन दोस्ती। ऑपरेशन दोस्ती भी कुछ सालों पहले चला था। एसीपी की रोकथाम के लिए ये जागरूकता अभियान था कि एसीपी न किया जाए, जिससे पंक्चुअलिटी लॉस होता है, रेल को बहुत सारी जो है नुकसान होता है इसके कारण। ऑपरेशन दोस्ती। चलते हैं आगे। मिशन जीवन रक्षक। जीवन रक्षा तो अभी भी चल रहा है, सेविंग लाइफ फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द रनिंग
ट्रेन एट रेलवे स्टेशन। आप देखे होंगे कि बहुत सारे आरपीएफ के स्टाफ हमारे जो है जाबाज सिपाही, उन लोगों ने जो है बहुत लोगों के जीवन को बचाया है, ताकि वो जो है रेल की चपेट में ना आ जाए, चलती रेल की चपेट में। तो मिशन जीवन और रक्षा। आगे ऑपरेशन नंबर प्लेट चला था। आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई ऑल व्हीकल पार्क्ड इन रेलवे प्रीमाइसेस सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एंड इवन इन द नो पार्किंग एरिया फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर कोई नो पार्किंग एरिया या पार्किंग एरिया में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक जो है गाड़ी पार्क हुआ है, तो मे भी हो सकता है, सस्पेक्ट है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत एक्टिविटीज हो सकती है उससे। तो इसके तहत ऑपरेशन नंबर प्लेट चला था। तो नंबर प्लेट किसमें, व्हीकल में लगता है, तो आप वहां से इसे इनिशिएट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं विजुअलाइज करके। और फिर चला ऑपरेशन मुस्कान, रेस्क्यू ऑफ चिल्ड्रन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चला था कुछ दिनों के लिए। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे जो कि बहुत ही चर्चित रहे और इसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है। तो यहाँ से भी आपको सवाल मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर करने की कोशिश की है इनिशिएटिव जो अभी फिलहाल चलाए जा रहे हैं आरपीएफ के द्वारा, और ऑपरेशन जो पहले चलाए जा चुके हैं जो कि काफी सक्सेसफुल रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग एब्रिविएशन और उसका पूर्ण रूप देखेंगे, मतलब संक्षिप्त नाम और फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से आपके कम से कम 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से कम आपको 2 सवाल आसानी से आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक एलडीसी आरपीएफ लॉ का पार्ट 1 ई बुक नहीं लिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले लें, जिसमें कि 60% के सिलेबस कवर कर दिए गए हैं। साथ ही साथ माइनर एक्ट और आरपीएफ रूल से जो सवाल है उसके लिए पार्ट 2 तैयार किया जा रहा है, जल्द ही आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला जो एब्रिविएशन है वो एसीसी का है। एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ऑन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद सीसीए देखते हैं, कॉमन कंट्री असेसमेंट। उसके बाद सीआरसी का फुल फॉर्म देखते हैं, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये 1989 में ये संस्था बनी थी। इसके बाद देखें, महत्वपूर्ण है ये आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीज़ों को इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अभी आप कोविड-19 के तहत जो है देख रहे होंगे, इन सब चीज़ों का नाम पेपर में आ रहा है, हर जगह आ रहा है। तो करंट अफेयर्स के तौर पर जो 10 सवाल हैं आपके जीके जीएस वाले, उसमें भी यह कवर होता है। साथ ही साथ अगला देखते हैं, यूएनओएचसीएचआर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हायर कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आपके सिलेबस में है, उससे संबंधित सवाल बन सकते हैं। अब ये यहाँ यूएन फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद इन्वायरमेंट से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, ये भी बहुत चर्चा में है अभी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनिसेफ, ये भी चर्चा में है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है ये। उसके बाद डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अभी तक 13 लिए हमने, ये 13 जो है न्यूज से संबंधित थे, कुछ शब्द उनको मैंने लिया है जिससे कि सवाल बन सकते हैं। आगे अब हम लोग रेल से संबंधित देखते हैं, आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएफ सबको पता होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आरडीएक्स, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, पीआरएस जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ये सभी आपको पता भी होने चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी गलती ना हो। पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बीडीडीएस, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके बाद डीएफएमडी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। उसी तरीके से एचएचएमडी, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, जो हाथ में लेकर के चेक होता है, मेट्रो वगैरह में आप देखे होंगे वो होता है। बाकी रेलवे स्टेशन पर भी, गेट पर भी चेकिंग एचएचएमडी से की जाती है। डीएफएमडी आप देखे होंगे बड़े बड़े स्टेशन पर लगा होता है कि आप जो एक्स20 मशीन में सामान रखिए और डीएफएमडी के थ्रू आप इंटर करिए। अगला देखते हैं 25वां जो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरसीटी,
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। सीआरबी चेयरमैन रेलवे बोर्ड, कौन है अभी? वीके यादव है अभी चेयरमैन रेलवे बोर्ड। उसके बाद सीआरएस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तीसवां देखते हैं आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ईएमयू और डीएमयू दो चलते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल मल्टीपल यूनिट। आरएसकेएन बहुत ही चर्चित नाम है, रेल सुरक्षा कल्याण निधि। उसके बाद आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो बम बनाते हैं। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो न्यू पेंशन सिस्टम से भर्ती होते हैं जो एनपीएस के थ्रू, उनका प्राण बनता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और 38वां है एआरटी, जिसको एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स बोलते हैं। कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, पटरी डिरेल हो जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, आगजनी होती है, तो इन सब में एआरटी की टीम जाती है। और एआरटी में जो एआरएमई जाती है, मतलब एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट जाता है उसमें। साथ ही साथ डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा? रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। साथ ही साथ यूआईएन का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मतलब सभी फोर्स का जो है यूआईएन नंबर होता है, वो यूआईएन नंबर का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी के साथ एक यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पीएएन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन का पीएएन पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे, पूछा जा सकता है ये भी। इसके बाद आइए एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सीआरपीसी 154 के तहत होता है। तो आगे जब सीआरपीसी के वीडियो आएंगे उसमें इसका जिक्र अच्छी तरीके से किया जाएगा। इसके बाद एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट, मतलब वैसा वारंट जो नॉन बेलेबल अपराध के लिए, असंज्ञेय अपराध या जिसमें अजमानती अपराध है, उसमें किया गया है, क्या कहते हैं, जारी किया गया है। साथ ही साथ आरआरबी क्या है? रेल की रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसके बाद 46वां देखते हैं एनडीआरएफ क्या हुआ? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का अब हेड कौन होता है? तो होम मिनिस्टर होते हैं एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एनडीआरएफ जो है ये अलग से पारामिलिट्रीज को मिला करके बनाया गया है, जो पांचों पारामिलिट्रीज हैं उनको मिला करके एनडीआरएफ की टीम बनी हुई है। आइए अगला देखते हैं डीएलडब्ल्यू। डीएलडब्ल्यू क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और सीएलडब्ल्यू क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। साथ ही साथ 49वां जो है रिट्स, RITS रिट्स क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। और 50वां जो है वो है सीसीटीवी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में सबसे पहला जो है वह है सीसीटीवी, जिसको कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कहते हैं। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ इसलिए लिया गया है क्योंकि रेलवे बोर्ड में जो चेयरमैन थे उनका पद बदल के अब सीईओ कर दिया गया है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीएनए डीऑक्सी डीऑक्सी एसिड, इसको बोलते हैं डीएनए को। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई आपको पूछा जा सकता है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एंड जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HTML पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP ये भी पूछा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IRCTC इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। KYC नो योर कस्टमर। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये जो है अभी एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसमें NFC की सुविधा आ रही है।
OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR सीट जो होता है उसका ये फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जिससे कि आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं या आपके इनकम की जानकारी रखी जाती है। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। USB जो हमेशा USB चार्जर आप यूज करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें कि अपना ई ऑफिस काम करता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। CRC कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF International Monetary Fund, NGO Non-Governmental Organization, UNDP United Nations Development Programme, UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, WTO World Trade Organizations, WHO World Health Organizations, RDSO Research Design and Standard Organization, ICF Integral Coach Factory, RDX Research and Development Explosive, PRS Passenger Reservation System, CRIS Center for Railway Information System। ये VVI है, एकदम मेरे हिसाब से 99% आप में आएगा। BDDS Bomb Detection and Disposal Squad, CBI Central Bureau of Investigation, CVC Central Vigilance Commission, DFMD Door Frame Metal Detector, HHMD Handheld Metal Detector, NHRC National Human Rights Commission, RCT Railway Claim Tribunal, CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो वर्तमान में चेयरमैन रेलवे बोर्ड कौन है, ये सवाल रूल 70 और 72 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी ही ये बदले हैं और बदल करके अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है। CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, DMU डीजल मल्टीपल यूनिट, RSKN रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि, IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राण PRAN प्राण जो न्यू पेंशन अकाउंट के तहत खुलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। आप कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART। अगला RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, NBW नॉन अवेलेबल वारंट, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अब DLW को बदल करके BLW कर दिया गया है, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आप दो फुल फॉर्म कमेंट्स करके बताइएगा RSMS का फुल फॉर्म क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैश स्कॉटिंग के बारे में, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा किया जाता है कि रेलवे द्वारा जो कैश है उस कैश में किस प्रकार से स्कॉटिंग में डिप्लॉयमेंट की जाती है, कितनी नफरियां उनकी होती हैं, और ये बड़ा ही रोचक विषय है। इसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी ड्यूटी अगर इसमें लगती है तो आप किस प्रकार से उसमें कार्य करेंगे, उन चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कैश स्कॉटिंग के इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे
इसमें दो प्रकार की चर्चा होगी, एक स्केल ऑफ स्कॉट, मतलब कितने कैश के स्कॉटिंग को जो है हम लोग कर सकते हैं, कितने कैश का, और उसमें क्या स्ट्रेंथ होगा स्कॉट पार्टी का, उसके बारे में। यहाँ से आपके सवाल संभवतः बन सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जानकारी के योग्य है और यहाँ से सवाल बनना भी लाजमी है। सबसे पहला, अगर 2.5 लाख से नीचे का कैश है, 2,50,000 से नीचे का कैश है, तो वहां पर किसी भी प्रकार के स्कॉट की आवश्यकता नहीं है, वो बिना स्कॉट के जाएगा। लेकिन अगर 2.5 लाख 1 से लेके 10 लाख रुपए तक की राशि लेके जाई जा रही है, तो उसमें स्कॉटिंग लगेगा 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल का वेपन के साथ, हथियारों के साथ। तीसरा जो कैटेगरी है वो है 10 लाख 1 से लेके 50 लाख रुपए तक का जो स्कॉटिंग है, उसमें 1 ASI 3 हेड कांस्टेबल विथ वेपन डिप्लॉयड किए जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे स्केल ऑफ स्कॉट जो है वो है 50 लाख 1 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, और इसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को विद वेपन लगाया जाता है। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है 1 करोड़ से ऊपर का, तो उसमें 1 इंस्पेक्टर, 1 ASI और 3 हेड कांस्टेबल तथा 5 कांस्टेबल को लगाया जाता है। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कितने राशियों के लिए कितने स्कॉटिंग पार्टी का स्ट्रेंथ होता है। साथ ही साथ एक जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बता दें कि अगर आपको स्कॉटिंग के लिए इस प्रकार की ड्यूटी लगती है, तो आप उन सारी चीजों को, उन सारे एहतियात को बरतेंगे जिससे कि इसकी सुरक्षा की जा सके और इसे गंतव्य स्थान तक सही सलामत पहुंचाई जा सके। सर्वप्रथम आप इसके बारे में जानेंगे कि कितना कैश है, उसके बारे में जो आपको रसीद या लेटर मिलेगा, उस लेटर से आप उसे वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ इस प्रकार की है, उस पर ऑथेंटिकेशन साइन आप चेक कर लेंगे कि हाँ जो दे रहा है वो साइनिंग अथॉरिटी जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, उसको कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाना है, किस प्रकार से ले जाना है, अगर ट्रेन से ले जाना है तो कौन सा ट्रेन है, इन सारी चीजों की जानकारी आप अपने और अपने साथियों को देंगे। साथ ही साथ इस जानकारी को अपने बीच में गुप्त रखेंगे और आसानी से उस कैश को एक जगह से दूसरे जगह तक आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार के एहतियात भी आपको बरतने हैं कैश स्कॉटिंग के दौरान। तो चलिए, रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि जो RSKN है, उसमें एक अपडेट आ गया है। RSKN के अमाउंट में बहुत सारे अपडेट आए हैं जो कि जुलाई 2024 से आपको लागू हो जाएंगे। ये रिवाइज रेट होगा, तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, जो भी आगे एग्जाम है, क्योंकि RSKN हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे विभाग के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते थे, जो चेंजेज हुए हैं बस उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी RSKN का जो ब्लॉग है rpfldc.com पर, वहाँ पे अपडेट है, मैंने वहाँ पे इन चीज़ों को अपडेट कर दिया है। पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ों को कंपेयर करके आप वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं डेथ केसेस वाइल इन सर्विस था, वो 1.5 लाख रुपया जो मिलता था अभी तक, अब उसे 2 लाख रुपया कर दिया गया है बढ़ा करके। वहीं इनवैलिडेशन बाय मैनिंग और एनी अदर काइंड ऑफ डिसेबलमेंट इन कोर्स ऑफ ड्यूटी, अगर कोई डिसेबिलिटी होता है तो वो 1 लाख रुपए का अमाउंट जो था अब उसे 1.5 लाख कर दिया गया है। वहीं डिसेबलमेंट फॉर कॉस्ट अदर देन ड्यूटी जो 50,000 था, अब उसे बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं एजुकेशनल असिस्टेंस एंड मेरिट स्कॉलरशिप जो था, उसमें भी परिवर्तन किया गया। क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो जो +2 स्टूडेंट के लिए था 5,000 पर एनम, उसे बढ़ा करके अब 6,000 पर एनम कर दिया गया। वहीं हम आगे चले तो जो पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए हमारा 6,500 था, अब उसे बढ़ा करके 7,500 पर एनम कर दिया गया। वहीं 12+ स्टडी के लिए जो 7,500 पर एनम था, उसे बढ़ा करके अब 8,500 कर दिया गया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो 10,000 था, अब उसे बढ़ा करके 11,000 कर दिया गया। तो ये आपको एजुकेशनल असिस्टेंस में चेंजेस यहाँ पर। आगे आएंगे, जो हमको कैंटीन खोलने के लिए जो सब्सिडरी भंडार हमारा कल्याण जो है, ये सब्सिडरी भंडार जो हमारा खुलता है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, जो 5 लाख रुपए अभी तक प्रेजेंट में मिल रहा था, अब उसे रिवाइज करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। विपत्ति सहायता कोष जो है, उसमें भी किया गया है अमेंडमेंट्स। उसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो जोनल रेलवे मैनेजिंग कमेटी है, वो अभी तक फैमिली मेंबर को 1 लाख और सेल्फ के लिए 2 लाख देती थी अमाउंट, लेकिन अब उसको बढ़ा करके फैमिली के लिए 1,25,000 और सेल्फ के लिए 2,25,000 कर दिया गया है। वहीं मैनेजिंग कमेटी एट निधि हेडक्वार्टर लेवल जो है, वो 2 लाख रुपए देती थी फैमिली मेंबर के लिए और 4 लाख सेल्फ के लिए देती थी। इसे बढ़ा करके 2,25,000 और 4,25,000 कर दिया गया है। तो ये विपत्ति सहायता कोष में ये बदलाव है। इन सारे बदलाव के होने के बाद
ये सारे बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि आपसे भी डिडक्शन ज्यादा किया जाएगा। सीधी सी बात है, आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, इस कारण से आपको ज्यादा सुविधा देना बनता है, क्योंकि ये एक कल्याण निधि इसका नाम है। और इसी चीजों को लेकर के तो जो एनुअल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। अब जो ग्रेड पे 2000 और उससे बिलो है, जो पहले 1000 पे करते थे, अब वो 1200 पे करेंगे। पहले अगर देखें तो हम लोग 2800 ग्रेड पे तक सब 1000 रुपये देते थे, 500 रुपया हाफ ईयरली। लेकिन अब सबको अलग कर दिया गया, ग्रेड पे 2000 और बिलो वाले के लिए 1200 रुपये। अब अगर आएंगे 2400 रुपये तो हमारा हेड कांस्टेबल रैंक 2400 में आता है, वो 1000 देता था, लेकिन अब 750 पर हाफ ईयरली देगा, मतलब 1500 रुपये। 2800 जो हमारे एएसआई लेवल है वो 1000 दिया करते थे, अब 1000 छमाही देंगे, मतलब 2000। 4200 से 5400 सब इंस्पेक्टर लिस्ट से लेकर के एएससी तक जो है, अब ये 2000 देंगे, पहले 1500 दिया करते थे। अब देखिए वहीं पर पे लेवल 10, 11, 12 और 13 के लिए जो है, जो 2500 था उसे बढ़ा करके 4000 कर दिया गया है। और पे लेवल 13 ए, 14 और 15 के लिए जो 3000 था उसे बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन में भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आपके पेमेंट से ये डिडक्शन हाफ ईयरली होता है। तो इस बार जो जुलाई का पेमेंट में जो डिडक्शन हुआ था, उसको उसका जो है पैसा, जितना लोगों का यहाँ पर एरियर जो है काटा जाएगा, जो कम पैसा डिडक्ट हुआ है। तो ये एक बदलाव आया था आर स्कैन में, जिसे कि आपको बताना आवश्यक था, ताकि आप आर स्कैन से संबंधित कोई भी सवाल आए तो उसे आप आसानी से हल कर पाए। तो सबसे पहले आप रेलवे रिसिप्ट में, यहाँ रेलवे रिसिप्ट का पिक्चर देख रहे होंगे दाहिने साइड में। इस रेलवे रिसिप्ट की जो ये खाका है, जो ये बनाई गई है, इसमें क्या कुछ वर्णित होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेलवे रिसिप्ट कहते किसको है, इसको हम लोग जान लेते हैं, और इसका वर्णन कहाँ पर है। तो सबसे पहले रेलवे रिसिप्ट का वर्णन जो है वो है रेल अधिनियम 1989 की धारा 65 में इसके बारे में बताया गया है। तो इट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 65 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट या रेलवे एक्ट 1989। ये कब दिया जाता है, तो जब व्यापारी का माल रेल स्वीकार कर लेती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन जब व्यापारी माल बुकिंग के लिए आता है तो उस समय क्या माल भेज रहा है, इन चीजों का विवरण के लिए फॉरवर्डिंग नोट होता है। तो फॉरवर्डिंग नोट का वीडियो पहले ही बनाया गया है, आई बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी फॉरवर्डिंग नोट को के वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो रेलवे रसीद क्या होती है, एक छपी हुई रसीद होती है, व्यापारी को उसके माल के बुकिंग के समझौते के तौर पर कहाँ, रेलवे द्वारा दी जाती है। मतलब रेलवे और व्यापारी के बीच यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आपका सामान ले लिया है और आपके सामान को जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उस एग्रीमेंट में वो सारी चीजें लिखी रहती है, माल क्या होता है, कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में उसमें लिखा जाता है। साथ ही साथ माल को बुक करने का, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या कुछ जो है उसमें मिलता है, पैसा क्या कुछ लगेगा, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो इन सब कंक्लूजन के बाद जो है रेलवे रिसिप्ट की परिभाषा निकलती है कि व्यापारी अपना माल रेलवे को बुक करने के लिए देता है। बुकिंग को स्वीकार करने के लिए जो व्यापारी को स्वीकृति पत्र दी जाती है, उस स्वीकृति पत्र को, जो क्या कहा जाए, एक्सेप्टेंस लेटर जिसको कहते हैं, उस लेटर को कहते हैं रेल रिसिप्ट। रेलवे रसीद दोनों तरफ छपी हुई रसीद होती है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। तो ये वन साइड है, इसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। पहला इसी पार्ट में ज्यादा कुछ भरना होता है, पीछे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है व्यापारियों के लिए, वो छपा होता है। तो मतलब ये दोनों तरफ प्रिंटेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर की तरफ जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, लिखा हुआ है कि एक तरफ इसमें गुड्स क्लर्क या स्टेशन मास्टर को भरना होता है, और इसमें क्या कुछ भरना होता है, इसमें वही सारी चीजें भरी जाती है जो कि फॉरवर्डिंग नोट में व्यापारी लिख के देता है कि ये सामान है, इतना नग है या इतने यूनिट है या फिर इतने भार का है। और साथ ही साथ दूसरे तरफ में क्या होता है, व्यापारियों के लिए कुछ हिदायतें होती है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन चीजों को व्यापारी को फॉलो करना होता है। अब ये जो रिसीट आपको दिख रहा है, ये रेलवे रसीद एक किताब की तरह होता है। ठीक है, एक किताब की तरह होता है, जो उन तमाम स्टेशनों या माल गोदाम पर उपलब्ध होता है जहां पर माल की बुकिंग की जाती है, चाहे वो स्टेशन हो या फिर माल गोदाम हो, वहां पर ये उपलब्ध होता है और ये एक किताब की तरह होता है। अब इस किताब में जो है,
जितने भी रेल रसीद होंगी वो क्या होंगी, क्रमानुसार होंगी, उसमें सीरियल नंबर होगा। और क्रम संख्या कहाँ होगी, रेलवे रसीद के दाहिनी तरफ। आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ये रेलवे रिसीट नंबर है, इसको आरआर नंबर बोलते हैं शॉर्ट में। ऊपर के कोनों में होती है जिसे कि आरआर नंबर कहा जाता है। अब आरआर जो है ये कितने, ये कॉपी जो दिख रहा है आपको सिंगल कॉपी दिख रहा है, लेकिन आरआर जो है 4 या 5 प्रतियों में बनता है, 4 या 5 प्रतियों में बनता है। तो 4 कब बनता है और 5 कब बनता है वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अगर हम होम रेल की बुकिंग करते हैं तो 4 कॉपीज बनेंगे, और अगर हम फॉरेन रेलवे के लिए बुक करते हैं तो यहाँ 5 प्रतियां बनेंगी। तो यहाँ पर दो शब्द होम रेल और फॉरेन रेल का शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये मत सोचिए कि होम रेल मतलब भारत के अंदर और फॉरेन रेल का मतलब भारत के बाहर, नहीं। होम रेल और फॉरेन रेल का मतलब होता है, होम रेल भारतीय रेल जो है विभिन्न जोनों में बटी हुई है, विभिन्न जोनों में बटी हुई है। तो एक जोन के भीतर पड़ने वाले स्टेशनों में अगर सामान की बुकिंग होती है तो उसे कहेंगे होम रेल। और एक जोन में बुकिंग होकर के दूसरे जोन में अगर चली जाती है बुकिंग का जो डेस्टिनेशन है तो उसे कहेंगे हम फॉरेन रेल। तो जब हम होम रेल के लिए करते हैं तो 4, फॉरेन रेल के लिए 5 उपयोग करते हैं। अब जो ये रेल रिसिप्ट 4 या 5 कॉपी में बनता है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, उसका विस्तारण कैसे होगा, उन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आरआर जो है 4 या 5 प्रतियों में कार्बन की मदद से बनाया जाता है। मतलब 4 कॉपी भी बनेगा तो क्या होगा, पहला जो होगा वो ओरिजिनल रहेगा, बाकी के नीचे कार्बन लगा करके उसे बनाया जाता है। और उसका डिस्पोजल जो है किस प्रकार किया जाता है वो हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है ETRR, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसिप्ट। 2015 से रेलवे ने इसको उपयोग करना शुरू किया है कि जो आरआर होता है उसको भेजने का तरीका पहले जाता है, एक एक करके डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है, बाई डाक या बाई जो भी तरीके से रेल से जाता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज किया रेलवे ने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसीट। तो हो सकता है ये फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, व्हाट इज ETRR, इसलिए यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया गया है। अब ये 4 या 5 कॉपियों का जो डिस्पोजल है वो किस प्रकार होता है। पहली कॉपी जो वो है पेंसिल कॉपी होती है जिसको कि भरा जाता है, और उसे रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं, उसे रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं। इसे आरआर में ही बना रहने दिया जाता है, मतलब वो जो आरआर की जो किताब है उसी किताब में यह रह जाता है जो पहली कॉपी होती है, जिसे ओरिजिनल कॉपी कहते हैं। पहली जो कार्बन कॉपी होती है, जो फर्स्ट कार्बन कॉपी है उसे आरआर कहते हैं, और वही व्यापारी को दिया जाता है। फर्स्ट कार्बन कॉपी किसको दिया जाता है, व्यापारी को दिया जाता है, जिसे रेलवे रिसीट कहा जाता है। जो दूसरी कार्बन कॉपी मतलब तीसरी प्रति, दूसरी कार्बन कॉपी जो है उसे अकाउंट्स कॉपी कहते हैं। लेखा जोखा के लिए उसे ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में भेज दिया जाता है। तो ये सेकंड कार्बन कॉपी है और तीसरी प्रति है। जो तीसरी कार्बन कॉपी या चौथी प्रति कहा जाए तो तीसरी कार्बन कॉपी को इनवॉइस कॉपी कहते हैं। इसे गंतव्य स्टेशन पर भेज दिया जाता है जहां पर माल की डिलीवरी होती है, डेस्टिनेशन स्टेशन पे। तो होम रेल में यही 4 कॉपी बनती है, लेकिन अगर हम फॉरेन रेल में बुकिंग करते हैं तो 5वीं कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। उस 5वीं कॉपी को क्या करते हैं, जंक्शन इनवॉइस भी कहते हैं, और फॉरेन रेल के पहले जंक्शन पर इसे भेज दिया जाता है। आप दो शब्द हमेशा रेल में सुने होंगे, स्टेशन एंड जंक्शन। इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में जिक्र करेंगे कि उसे स्टेशन क्यों कहा जाता है और उसे जंक्शन क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन यह कहने का मतलब है कि फॉरेन रेल के पहले जंक्शन स्टेशन पर क्या किया जाता है, उसे दे दिया जाता है उस इनवॉइस को, इसलिए उसे उस आरआर को, तो इसलिए उसे कहते हैं जंक्शन इनवॉइस। और ट्रांसशिपमेंट करने में उसमें मदद मिलती है। अगर जो है वहां पर जो भी माल लोडिंग अनलोडिंग होगा उसमें उससे मदद मिलती है। अगर लोड वैगन में, पूरे वैगन में सामान पैक है और वो वैगन को भेजना है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उस आरआर की कॉपी को भेजते नहीं है, उसी लोड में उसके अंदर आरआर की कॉपी को रख दिया जाता है। अब कहता है कि यदि कोई व्यापारी ऐसे सामान को बुक करता है जो कि दो फॉरेन रेल को टच करता है, मतलब उसने ईस्टर्न रेलवे से बुक किया, अब उसको ईसीआर से होते हुए एनआर में जाना है, सॉरी ईसीआर से होते हुए उसके बाद उसको एनसीआर में जाना है, क्योंकि ईआर दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन में पहले ईस्टर्न रेल पड़ता है, फिर ईसीआर का जो जुडिक्शन पड़ता है, उसके बाद फिर जो है वो एनसीआर का जुडिक्शन पड़ता है।
तो दो रेल को क्रॉस करना है तो वो कैसे होगा? तो इसमें क्या करेंगे, जो पांचवी कॉपी होती है उसे फर्स्ट जंक्शन स्टेशन को भेज दिया जाता है, पहला जो जोन टच होगा। और फिर क्या होगा, वहां से जब वो ट्रेन आ जाएगी और उसके बाद आगे की तरफ निकलनी होगी तो क्या होगा, उस आरआर को फिर अगले फॉरेन रेल को भेज दिया जाएगा, या फिर उसे टीपीटी मैसेज के तौर पर भेजा जाता है, जिसको ट्रेन पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। उसके तहत जो है उसको वहां पर भेज दिया जाता है। अब इस प्रकार से जब सामान डिलीवर हो जाता है तब क्या होगा, तो जब सारा काम हो जाता है तो आरआर की सभी कॉपियों के निस्तारण के बाद क्या होगा, ऑफिस कॉपी आरआर बुक में रह जाती है, और उस ऑफिस कॉपी के पीछे उस व्यापारी के द्वारा भरा गया फॉरवर्डिंग नोट चिपका दिया जाता है, और उसे फिर रिकॉर्ड के तौर पर ऑफिस में रख दिया जाता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अगर सूचना लेनी हो तो उससे निर्धारित किया जा सके। तो ये था रेलवे रिसीट से संबंधित जानकारी। सबसे पहले हम कंट्रोल चार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन इधर से गई है, ये ग्राफ है, ये इन सब चीजों का क्या महत्व होता है, क्या इनका मकसद होता है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो है कि कंट्रोल चार्ट जो है ये क्या है, यह एक ग्राफ जैसा कागज होता है। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जैसा आपको दिख रहा है। हम लोग बचपन में ग्राफ पेपर यूज करते थे, जहां पर कि हम एंगल और इन सब चीजों को दिखाते थे ग्राफ पेपर पे। तो वैसे ही ये ग्राफ जैसा है, साथ ही साथ जिस पर एक निश्चित सेक्शन में गाड़ियों के आवागमन की सूचना कंट्रोलर द्वारा दर्ज की जाती है। तो इसमें कौन दर्ज करता है, तो कंट्रोल चार्ट कंट्रोलर के द्वारा जो है उसमें सूचना दर्ज की जाती है। दूसरा जो है पॉइंट, बाईं ओर सेक्शन में पड़ने वाले सभी स्टेशनों के नाम अंकित होते हैं। ये जो आपको बाईं ओर लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जो महीन महीन दिख रहा है लिखा हुआ, ये क्या है, उस सेक्शन में जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं उस स्टेशनों के नाम उस पे लिखे होते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहता है कि ऊपर तथा नीचे समय के लिए एक घंटे का ब्लॉक बना होता है। ऊपर तथा नीचे समय के लिए क्या होता है, एक एक घंटे का ब्लॉक होता है। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये एक एक घंटे का ब्लॉक है। तो एक एक घंटे का ब्लॉक होता है, और इस एक घंटे के ब्लॉक को जो है, ये महीन महीन जो आपको रेखाएं दिख रही है, वो या तो 5-5 मिनट की या 10-10 मिनट के छोटे हिस्सों में विभाजित करके की जाती है। तो अगर 1 घंटे का ब्लॉक है और 5-5 मिनट के बनेंगे तो 12 उसमें खांचे बनेंगे, और अगर 10-10 मिनट के बनाएंगे तो 6 खांचे इसमें दिखेंगे। तो ये महीन लाइनें इसमें जो है 6 और 12 होती है। कंट्रोल चार्ट जो बनता है उसके लिए घंटे कौन कौन से होते हैं, तो कंट्रोल चार्ट मिनिमम 6 घंटे का और मैक्सिमम 24 घंटे का बनता है। मतलब 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 24 घंटे का कंट्रोल चार्ट बनता है। कंट्रोल चार्ट में लगभग 24 स्टेशन तथा 180 किलोमीटर की दूरी का मेंटेनेंस किया जाता है। कितना होता है, इसमें जो ये स्टेशन बाईं तरफ लिखे गए हैं ये मैक्सिमम 24 स्टेशन होते हैं, और इसमें मैक्सिमम दूरी जो होगी कितना होगी, वो अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर तक का एक कंट्रोल चार्ट में मेंटेन किया जाता है, जो चार्ट पेपर होता है उस पर। आगे जो महत्वपूर्ण चीजें कही जा रही हैं, कंट्रोल चार्ट जो है ये पेंसिल से बनाया जाता है। पेन इज नॉट यूज्ड इन दिस। इस कंट्रोल चार्ट को बनाने में पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, कलम का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो पेंसिल भी होता है वो रंगीन पेंसिल होते हैं। रंगीन पेंसिल होने का मतलब क्या है, मल्टीपल रंग से ट्रेन को दिखाया जाता है, ताकि समझा जाता है कि इस लाइन से जो है मालगाड़ी गई थी, इस लाइन से मेल एक्सप्रेस गया था, पैसेंजर ट्रेन गई थी, कौन सा ट्रेन गया था वो उस पर दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर जो है इंजीनियरिंग विभाग के कौशन, सिग्नल फेल्योर और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई मालगाड़ी जा रही है और 4 घंटे रुक गई, 4 घंटे रुकी, तो वहां पर वो पता चलता है, उसमें मेंशन होता है कि यहाँ सिग्नल फेल्योर हुआ था, या फिर ऑपरेटिंग का कोई ऐसा चीज था, कौशन था, जो जिसके कारण कि वहां पर रोकी गई है। ये सारी सूचनाएं आप वहां पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पर वही चीज बताए गए हैं। उसके साथ साथ इसमें जो है गाड़ियों में ऑन ड्यूटी ड्राइवर तथा गार्ड के नाम तथा डिब्बों की संख्या अंकित होती है, कि कौन सी गाड़ी है, उसमें कौन से गार्ड है, कौन से ड्राइवर चल रहे हैं, और ये कितने डब्बे की ट्रेन है। अगर मालगाड़ी है तो 45 है कि 42 है, या फिर पैसेंजर ट्रेन है तो 18 है कि 24 है। ये सारी चीजें उसमें अंकित होती हैं।
तो ये था कंट्रोल चार्ज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या था, आप अभी तक कंट्रोल चार्ट में सिर्फ कलर कोड याद करके जा रहे थे, लेकिन वहां पर आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाता कि कंट्रोल चार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कौन से कथन गलत है। तो कौन से कथन सही है में आपको दो कथन दे देता, और उसके बाद जो आपको 2021 में पूछा गया उस अनुसार ये सवाल बन सकता है, या तो फिर लिख देता कि कंट्रोल चार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक स्टेटमेंट गलत होगा। अब आप कलर कोड याद करके गए, एक स्टेटमेंट आप जान जाएंगे, बाकी के तीन स्टेटमेंट के लिए आपको ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब अंत में हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग को। अब हम इंपॉर्टेंट कलर कोड देखते हैं कंट्रोल चार्ट में किसको किस ट्रेन को कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहला कलर कोड है मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन को रेड कलर से दिखाया जाता है। दूसरा है पैसेंजर ट्रेन या मिलिट्री स्पेशल अगर है तो उसे ब्लू कलर से दिखाया जाता है, नीला कलर से दिखाया जाता है। और तीसरा है मालगाड़ी गुड्स ट्रेन को जो है ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। इसके बाद ये तीनों आप जानते होंगे, लेकिन दो कुछ में इसमें मैं एड ऑन कर रहा हूँ। एक पहले ये चलता था, जो भी मालगाड़ी डीजल इंजन के साथ चल रही है, अभी क्या है दो दो तरह से चलती है गाड़ियां, एक तो डीजल इंजन से चलती है जो कि बहुत कम हो चुकी है, और बाकी इलेक्ट्रिक से चलती है। तो डीजल इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को गुलाबी रंग से दिखाया जाता है, पिंक कलर से। साथ ही साथ अगर कोई ट्रेन जो मेंटेनेंस मशीन लेके जा रही है, आप देखते होंगे ट्रैक बनता है, फलना चिल्ला ये सारी चीजें काम होती है, टावर वैगन लेके चल रहा है, या इंजीनियरिंग विभाग की कोई गाड़ी जा रही है उस कॉशन में या उस रूट में, तो उसे काले रंग से दिखाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर कोड थे कंट्रोल चार्ट के, जहां से कि आपको सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल चार्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स देखेंगे जो 51 से शुरू करके 63 तक जाएगा। कौन कौन से हैं उन सबको एक नजर देख लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो पहला डायरेक्टिव 51 जो कि हम ही लोगों से रिलेटेड है, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग सिलेक्शन अंडर रूल 70 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। 70-72 का एग्जाम कैसे होगा उसके कंडक्शन के लिए गाइडलाइन दिया गया है डायरेक्टिव 51। डायरेक्टिव 52 में दिया गया है एसआईबी विंग कैसे ऑपरेशन करेगा उसके बारे में निकला था, ऑपरेशन ऑफ एसआईबी विंग इन आरपीएफ, जिसमें यह बताया गया था कि एसआईबी विंग में कांस्टेबल को वाचर कहा जाएगा, हेड कांस्टेबल को सिक्योरिटी असिस्टेंट, एएसआई को असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, और सब इंस्पेक्टर को डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर, एंड इंस्पेक्टर को इंटेलिजेंस ऑफिसर कहा जाएगा। मिलान करो में ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला है डायरेक्टिव 53, इसमें कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग कमांडो यूनिट्स इन आरपीएफ। तो कमांडो यूनिट्स जो बनाया गया, जो कोरस कमांडो के नाम से जाना जाता है, कोरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोरस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग कमांडो यूनिट्स के बारे में 53 डायरेक्टिव आया। डायरेक्टिव 54 पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। यूज ऑफ सोशल मीडिया गाइडलाइन फॉर आरपीएफ पर्सनल, कि आरपीएफ पर्सनल सोशल मीडिया को ऑफिशियल और पर्सनल यूज कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में उसमें विवरण दिया गया है कि किस समय आप ऑफिशियल यूज में क्या क्या काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे। साथ ही साथ आप पर्सनल यूज करते हैं तो कहाँ किस प्रकार के कमेंट्स, किन चीजों को लाइक शेयर और करना है, इन सब चीजों के बारे में गाइडलाइन वहां पर दिया गया है। तो ये था डायरेक्टिव 54। इसके बाद है इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव 55। डायरेक्टिव 55 नॉट इशूड है, मतलब डायरेक्टिव 55 इशू नहीं हुआ है। किस कारण से ये पता नहीं चला है, लेकिन डायरेक्टिव 55 कहीं पर दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं। डायरेक्टिव 56 में बताया गया रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम विंग फॉर्मली नोन एज क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच सीआईबी एंड पैसेंजर सिक्योरिटी सेल ऑफ जोनल रेलवेज आरपीएफ। मतलब कि जो क्राइम विंग काम करता है आरपीएफ का वो क्या है, सीआईबी, उसका फुल फॉर्म क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच, और साथ ही साथ पैसेंजर सिक्योरिटी सेल, जिसमें कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग, इन सब चीजों को देखा जाता है कि पैसेंजर सिक्योरिटी सेल क्या काम करेगा, कैसे करेगा। इन सब चीजों के रिवैम्पिंग के बारे में बताया गया है कि सीआईबी में कैसे लोग आएंगे, किस प्रकार से परीक्षा होगी, इन सब चीजों का जिक्र है डायरेक्टिव 56 में। डायरेक्टिव 57 में सुरक्षा सम्मेलन कैसे लिया जाएगा उसके गाइडलाइन के बारे में बताया गया है, जो कि सुरक्षा सम्मेलन लिया जाता है जहां पे बल सदस्य के गृहांश नोट किए जाते हैं और उन गृहांश का निस्तारण भी किया जाता है। डायरेक्टिव 58 में बताया गया ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन आपको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स अगर है ट्रांसफर के बारे में डायरेक्टिव 58 अब
लागू होता है। इसके बाद जो डायरेक्टिव है डायरेक्टिव 59, जिसमें ड्रेस रेगुलेशन ऑफ आरपीएफ, ड्रेस रेगुलेशन के बारे में बताया गया, जिसमें कि अपना एक नया ड्रेस आया था जिसको कैमोफ्लेज ड्रेस कहते हैं या फटीक, बैटल फटीक ड्रेस, उसके बारे में जिक्र हुआ था। लेकिन आगे वो चीजें ठंडे बस्ते में है अभी फिलहाल, लेकिन ड्रेस रेगुलेशन के बारे में उसमें डायरेक्टिव 59 में बताया गया। डायरेक्टिव 60 में क्या बताया गया? डायरेक्टिव 60 में बताया गया ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम आरपीएफ टू आरपीएफ एंड वाइस वर्सा। इसमें बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, कैसे होगा, क्या चीज होगा। तो आरपीएफ से आरपीएसएफ में और आरपीएसएफ से आरपीएफ में आने के लिए जो है कैसे ट्रांसफर होगा, इन मॉड्यूल के बारे में डायरेक्टिव 60 में जिक्र किया गया है। डायरेक्टिव 61 में बताया गया एसओपी रिगार्डिंग द रोल ऑफ सीनियर डीएससी, डीएससी, यूएससी फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ट्रेनिंग सेंटर के रिवैम्पिंग के लिए ये बताया गया, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स जो भी जेडडीसी थे, जोनल ट्रेनिंग सेंटर, वहां प्रिंसिपल जो है एएससी हुआ करते थे, लेकिन एसओपी निकाल करके अब सीनियर डीएससी, डीएससी को प्रिंसिपल बना दिया गया, एएससी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। तो इन सब चीजों को रिवैम्पिंग करके ट्रेनिंग सेंटर के रिलेटेड डायरेक्टिव 61 आया। डायरेक्टिव 62 आया एम्पावरिंग एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीएससी इन जोनल रेलवेज आरपीएसएफ प्रोडक्शन यूनिट्स। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और आरपीएसएफ और यहाँ पर भी सीएससी मतलब डीआईजी रैंक के जो भी है, उनके कैसे यूटिलाइजेशन होगा, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उन सब चीजों के लिए आया आपको डायरेक्टिव 60। एंड अभी जो लेटेस्ट है डायरेक्टिव 63, जिसमें ये बोला गया कि एम्पावरिंग एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एएससी इन जोनल रेलवेज आरपीएसएफ पी प्रोडक्शन यूनिट। जो एएससी हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर्स, उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा जोनल रेलवेज में, आरपीएसएफ में और प्रोडक्शन यूनिट्स में, और उनके क्या क्या काम होंगे, इन सब चीजों के बारे में डायरेक्टिव 63 में बताया गया है। तो ये 51 से लेकर 63 तक आ गया डायरेक्टिव। इसमें से सवाल आपके एक ना एक जरूर आने चाहिए, मेरी संभावना यही है कि यहाँ से सवाल आपको आएंगे। हो सकता है मिलान करो करके भी आ जाए इस सवाल को थोड़ा टफ बनाने के लिए। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर्स। तो 2023 में जो सिक्योरिटी सर्कुलर आए, तो 2 सिक्योरिटी सर्कुलर आ चुके हैं। 2/2023 जिसपे हमने पूरा वीडियो भी बनाया है, गाइडलाइन डायरेक्शन ऑफ आरपीएफ फील्ड यूनिट फॉर टेकिंग एक्शन ऑब्लिक इन्वोकिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 145A ऑफ द रेलवे एक्ट। ड्रंकनेस कंडीशन में जो है, न्यूसेंस और ड्रंकनेस वाला, उस कंडीशंस के लिए जो है डायरेक्टिव आया 2/2023। और 1/2023 था गाइडलाइन फॉर स्कॉटिंग ऑफ आर्म एंड एमुनिशन बाय आरपीएफ आरपीएसएफ बीइंग ट्रांजिट। ट्रांजिट के दौरान जो है कैसे स्कॉटिंग करेंगे आर्म एमुनिशन के बारे में, इसके लिए आपको गाइडलाइन आया 1/2023। अब चलते हैं 2022 के इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर। 2022 में आया 1/2022 किसके संबंध में आया? एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सीआईबी, एसआईबी, आईबीजी इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल इन करप्ट प्रैक्टिस। मतलब सीआईबी, एसआईबी, आईबीजी के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर मतलब इंस्पेक्टर एंड अबव जो भी सुपरवाइजरी है, उनको इन्वॉल्वमेंट, अगर उनके अंडर में काम करने वाले करप्ट प्रैक्टिस करता है कोई भी आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल, तो उस पर क्या एक्शन होगा, किस प्रकार से देखना है, इन सब चीजों के लिए 1/2022 आया। 2/2022 आया रिमीडियल मेजर अगेंस्ट एक्सीडेंटल फायरिंग बाय आरपीएफ आरपीएसएफ स्टाफ। अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त फायरिंग होती है तो एक्सीडेंटल फायरिंग के रेमीडियल में क्या कुछ मेजर लिए जाएंगे, क्या कुछ काम किए जाएंगे, उसके लिए आया 2/2022। 3/2022 आया एक्शन टू बी टेकन बाय आरपीएफ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर ऑपरेशन आहट। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, अब भी पूछा जाएगा। ऑपरेशन आहट जो है 3/2022 सिक्योरिटी सर्कुलर के तहत आया, जिसमें हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अब आरपीएफ काम करती है। और इसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन बीबीए के साथ भी समझौता हुआ है, कैलाश सत्यार्थी जिसके फाउंडर है। आहट का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। ठीक है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। 4/2022 इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग विजिट ऑफ डीजीआरपीएफ एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स टू जोन डिवीजन यूनिट। अब इसमें प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेसर इंपॉर्टेंट है, बस फ्लो में आपको दिया गया, क्योंकि 4 ही सिक्योरिटी सर्कुलर 2022 में आए थे, वो चारों आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलते हैं अब 2021 के इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर पर। 2021 में जो इंपॉर्टेंट हुआ 2/2021 को याद रखना है। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन ट्रेन। अगर महिलाओं से संबंधित ट्रेन में होने वाले अपराध को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन दिया 2/2021 में। 3/2021 यहाँ 22 रह गया है, 3/2021 है ये। गाइडलाइन फॉर क्लोजर ऑफ स्पेशल अकरेंस केसेस। स्पेशल अकरेंस केसेस में
गाइडलाइन कैसे क्लोजर होगा उसके बारे में बताया गया 3/2021 में। 4/2021 में क्या बताया गया? इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिलीजिंग ऑफ डिटेन ऑब्लिक अरेस्ट पर्सन। किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को डिटेन करते हैं, तो किस कंडीशन में उसको छोड़ेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड्स होंगे, उन सब चीजों के बारे में इसमें दिया गया। ये आने का रीजन ये था कि बहुत जगहों पर हम डिटेन करते हैं लेकिन लगता नहीं है कि ये बंदा कुछ काम किया, वैसे किसी अपराध में लिप्त है, तो हम उसे छोड़ देते थे बिना कागजी कार्रवाई के। तो उस इंस्ट्रक्शन से थोड़ी हानि हुई है और इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। फिर आया 7/2021 गाइडलाइन ऑन ट्रेन स्कॉटिंग। गाइडलाइन ऑन ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में 7/2021 में बताया गया। बीच में एक इंपॉर्टेंट 5/2021 है जिसको हम आगे देखते हैं और वहां से सवाल आपके आएंगे। 5/2021 कहता है मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ प्राइवेट कैश बाय आरपीएफ आरपीएफ पर्सनल बिफोर टेकिंग ऑफ ड्यूटी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग। ड्यूटी आने से पहले, आप ड्यूटी लेने से पहले आपके पास मैंडेटरी कैश डिक्लेरेशन होना चाहिए। आप प्राइवेट कैश कितना लेकर के जा रहे हैं उसके बारे में निकला 5/2021 और इसमें 2 कंडीशन दिए गए। अगर आपकी स्टैटिक ड्यूटी है तो आप 700 750 रुपए लेकर के जाएंगे, और मोबाइल ड्यूटी अगर आपकी है ट्रेन एस्कॉर्टिंग ईटीसी तो वहां पर आप 2000 तक का आपको पर्सनल कैश लेकर के चलना है। तो ये आपको सिक्योरिटी सर्कुलर 2021 के 5/2021 में बताया गया।